हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि आपकी सटीक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। नाउ लास्ट ईयर हमने देखा कि 3 साल का प्रैक्टिस रूल इंप्लीमेंट कर दिया गया कि आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए। बट फिर लास्ट मंथ हमने देखा कि इस पे रिव्यू पिटीशन लगाई गई और रिव्यू पिटीशन को अलाउ करने के बाद कहीं ना कहीं सारे एस्पिरेंट्स का जो सपना है वो वापस आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने 3 साल के प्रैक्टिस रूल की वजह से अपने सपने को ही छोड़ दिया था और कोई और करियर चूज कर लिया था। बट जब से इस रिव्यू पिटीशन में सुनवाई हुई है और जो रुख हमें सीजीआई की तरफ से देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट कर रहा है और समवेयर और दी अदर लोग दोबारा से सोच रहे हैं कि हमें जुडिशरी की तैयारी करनी चाहिए। एंड दैट इज द रीजन आई एम हियर विद दिस सेशन, जहां पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर बनना या अगर आपको जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक करना है, तो उसकी सटीक तैयारी क्या होती है या सटीक रणनीति उसकी क्या होगी आपकी। राइट नाउ, जब भी हम जुडिशरी एग्जाम की बात करते हैं तो पहली बात तो अपने मन से ये निकाल दो कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं होती है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जहां पे एस्पिरेंट्स आके बताते हैं कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकल गया, तो आपका भी डेफिनेटली निकल सकता है। सबसे पहली बात यहाँ पे अपने मन से ये निकाल दो कि आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर नहीं निकलेगा। आपका जो ये फर्स्ट अटेम्प्ट रहने वाला है ना, इस फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको करना क्या है, आपको सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी है, एक एडवांस लेवल तैयारी करनी है। और इस एडवांस लेवल तैयारी में आता है कि आप प्री प्लस मेंस की तैयारी करें। प्री प्लस मेंस की तैयारी करें, यानी कि एक लेवल अप करके आप तैयारी शुरू करो अपनी, तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकलेगा। क्योंकि जब हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करते हैं माय डियर फेलास, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जामिनेशन, व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, तो फिर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे बच्चे वहीं पे छट जाते हैं। राइट, मेंस एग्जामिनेशन में बाहर हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज शायद वो इतनी अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, पहले अटेम्प्ट में पेपर जरूर निकलता है। इट जस्ट कि आप तैयारी कर कैसे रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। अब स्ट्रैटेजी में सबसे पहले अपने मन में ये बनाओ कि मुझे प्रीलिम्स की ही सिर्फ तैयारी नहीं करनी है, मुझे प्रीलिम्स के अलावा मेंस की भी तैयारी पैरेलली करनी है, एक साथ तैयारी करनी है। ठीक है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पे, दैट इज ऑफ द सेकेंड पॉइंट हेयर इज कि आपको पहले डिसाइड करना है अपना स्टेट। डिसाइड योर स्टेट कि भाई आप कौन से स्टेट में जज बनना चाहते हो, आप कौन से स्टेट जुडिशरी को टारगेट कर रहे हो। तो आपको अपना स्टेट टारगेट करना पड़ेगा। तैयारी शुरू करने से पहले अपने मन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जो है एमपी की तैयारी करूंगा, मैं यूपी की तैयारी करूंगा, मैं बिहार की तैयारी करूंगा, मैं उत्तराखंड की तैयारी करूंगा, मैं गुजरात की तैयारी करूंगा, या बहुत सारे स्टेट्स हैं राइट, या हिंदी बेल्ट की स्टेट की तैयारी करूंगा। अब इसमें एक बहुत बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये है कि वो ये सोच के बैठ जाते हैं कि मैं सिर्फ यूपी की तैयारी करूंगा, या मैं सिर्फ बिहार की तैयारी करूंगा, या सिर्फ मैं छत्तीसगढ़ की तैयारी करूंगा। इसमें फ्लॉ उन एस्पिरेंट्स के साथ नहीं है जो आपका एक ही स्टेट को चूज कर रहे हैं और उसी की तैयारी कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। इसमें फ्लॉ सिस्टम का है थोड़ा सा, क्योंकि जो आपकी वैकेंसीज हैं, जो आपकी नोटिफिकेशंस हैं, वो इतनी रेगुलर नहीं आती, 2022 के बाद आई नहीं है। राइट, तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी 2-2 3-3 साल बाद आती है। स्पेशली यूपी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सालों बाद वैकेंसी आती है। तो अगर आप सिर्फ एक स्टेट की तैयारी करने की सोचोगे या डिसाइड करोगे कि मैं सिर्फ एक स्टेट को फोकस करूंगा, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर अपने सफर को छोड़ दोगे बीच में। सो हमेशा मल्टीपल स्टेट्स को टारगेट करो। ठीक है, एटलीस्ट आप अपने स्टेट्स में 2 से 3 स्टेट को रखो। ठीक है, 2 से 3 स्टेट्स को आप चूज करो अपने प्रिपरेशन के दौरान, ताकि आप जो है यूपी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, ये आपका प्राइमरी स्टेट हो सकता है, बट कुछ सेकेंडरी स्टेट्स भी लेके चलो। तो हिंदी बेल्ट के स्टेट्स में से आप चूज कर सकते हो अगर आप हिंदी बेल्ट से हो तो। राइट, अब पहले आपने स्टेट चूज कर लिया, आपके दिमाग में चीज बिल्कुल क्लियर है कि आप कौन से स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं। देन कम्स योर द सेकेंड थिंग इज कि सिलेबस। ठीक है, आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि भैया प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, इन दोनों स्टेजेस का सिलेबस क्या है। अब मेंस में जो पूछते हैं वो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स में पूछते हैं, बट मेंस में आपके कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स भी होते हैं राइटिंग वाले, लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है, और अगर आप यूपी बिहार जैसे स्टेट को टारगेट कर रहे हो, यूपी को टारगेट कर रहे हो, या फिर बिहार को टारगेट कर रहे हो, या फिर उत्तराखंड जैसे स्टेट को टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे एक एडिशनल
चीज भी पढ़नी पड़ती है, दैट इज योर जीएस एंड जीके। तो अब आपके पास अपनी टेबल के सामने सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए, ठीक है। नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आफ्टर डिसाइडिंग द स्टेट एंड हैविंग अ लुक ओवर द सिलेबस, अब आपको क्या करना है, अब आपको उस स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, ठीक है। अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से एरियाज को आपको कवर करना है। तो प्रीवियस ईयर को लेके बैठ के सॉल्व नहीं करने लग जाना है, यहां पे प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना है, इसको एनालाइज करना है कि भाई इसमें किस तरीके के सवाल आपसे प्रीलिम्स से पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के सवाल आपसे मेन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब आपके पास उस सब्जेक्ट को, मान लो हमने सीपीसी उठाया, ठीक है। अब सीपीसी का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा अपने स्टेट का जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, और हमने देखा कि उसमें रेजुडिकाटा के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने देखा उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का शॉर्ट नोट आया हुआ है, हमने देखा कि आपसे जो है जुरिस्डिक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमने देखा कि सीपीसी में गार्निशी ऑर्डर पे शॉर्ट नोट लिखने को आया है, ठीक है। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में डिफरेंस पूछा गया है। तो ऐसे करके आप कम से कम अराउंड 15 टू 20 टॉपिक्स आराम से निकाल लोगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनको आपको कवर करना ही करना है। With this you will have subject wise list of those topics जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है, बट एटलीस्ट यू मस्ट नो कि ज्यादा वरीयता किसको देनी है, ज्यादा प्रायोरिटी से किसको पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, कितने डेप्थ से पढ़ना है, तो वो आपको सब चीजें पता चलेंगी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो इजिली अवेलेबल होता है हर जगह, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप हियर इज कि जब आपने सिलेबस भी देख लिया, अपना स्टेट भी चूज कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चूज कर लिया, now the time to start studying from your bare act, from your bare act। अब बेयर एक्ट में आपके प्रोवाइजोज, इलस्ट्रेशंस, ठीक है, यहां पे एक्सेप्शंस, एक्सप्लेनेशंस, इन सबको बहुत ही ध्यान से पढ़ने का है, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, यानी कि बेयर एक्ट से ही सब कुछ आता है पेपर में, बेयर एक्ट से बाहर ना तो प्रीलिम्स में आता है और ना ही मेंस एग्जामिनेशन में आता है। तो सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करनी, क्योंकि जनरली सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि टेक्स्ट बुक उठा लेते हैं। जैसे मान लो हमने जो है डायरेक्टली टेक्स्ट बुक उठा लिया, दुग्गी उठा ली और दुग्गी से पढ़ना शुरू कर दिया, और हमने बेयर एक्ट को निग्लेक्ट कर दिया। तो अगर ऐसा आप कर रहे हो या ये अप्रोच रख रहे हो, तो समवेयर और अदर आपको प्रॉब्लम होगी। द मोस्ट यू कैन डू इज कि अगर आपका ये कहना है कि हमें बेयर एक्ट पढ़ने में समझ में नहीं आती, हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो आप किसी टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हो, बट टेक्स्ट बुक से समझने के बाद यू हैव टू कम बैक टू द बेयर एक्ट। वो जनरली ये जो स्टेप है ना, कमिंग बैक टू द बेयर एक्ट, ये बच्चे मिस कर देते हैं। तो बेयर एक्ट को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसके वर्ड्स, इसके कीवर्ड्स आपको टिप्स पे होने चाहिए, राइट। बेयर एक्ट पढ़ने के बाद आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स बनाने के लिए आप कुछ भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को नोट्स बनाने हैं, और ये जो नोट्स बनाओगे ये प्री प्लस मेंस के एग्जॉस्टिव नोट्स होंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए किसी भी टेक्स्ट बुक की रेफर ले सकते हो, रेफर कर सकते हो कोई भी टेक्स्ट बुक, ठीक है। आप किसी वीडियो से पढ़ सकते हो, कहीं से भी, किसी भी मटेरियल से, वो आप पे डिपेंड करता है, बट सोर्स हमेशा एक ही रखना। ये नहीं कि बटुकलाल से भी पढ़ रहे हैं, बांगिया से भी पढ़ रहे हैं, एस एन मिश्रा से भी पढ़ रहे हैं, नहीं, एक ही किताब, क्योंकि हर किताब में मोर और लेस सेम ही दे रखा है। किसी में केस लॉ एक दो ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में एग्जाम्पल ज्यादा है, किसी में कम है, किसी की लैंग्वेज बहुत ईजी है, किसी की थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज टफ है। तो सोर्स हमेशा आपको एक ही रखना है। यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सी बुक चूज करोगे, दैट इज योर कॉल। दुकान पे जाओ, दो चार पन्ने पढ़ के देखो, समझ में आता है तो वो बुक खरीद लो, बेस्ट है, ठीक है। तो आपको नोट्स जो बनाने हैं वो प्रीलिम्स और मेंस के कंप्रीहेंसिव नोट्स बनाने हैं, यानी कि एग्जॉस्टिव नोट्स होने चाहिए आपके। और नोट्स बनाने के बाद आपके पास, जब आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हो और नोट्स बना रहे हो, तो कम से कम एक बुक होनी चाहिए एमसीक्यू की। एमसीक्यू की आपके पास एक बुक होनी चाहिए, कोई सी ले लो, कोई सी ले लो। और ये एमसीक्यू की बुक आपको हेल्प करेगी प्रैक्टिस करने में, ये आपको हेल्प करेगी प्रैक्टिस करने में। व्हाई? बिकॉज प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर योर प्रीलिम्स राउंड एंड फॉर मेंस टू, क्योंकि मेंस में भी आपको, अगर आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप टाइम नहीं वहां पे मैनेज कर पाओगे हॉल में। तो यहां पे आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज, और मेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे।
वही बच्चे पहले अटेम्प्ट में पेपर निकाल रहे हैं जिन्होंने पहले दिन से अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। गलत लिखोगे, 10 दिन गलत लिखोगे, 20 दिन गलत लिखोगे, बट 30वें दिन पक्का सही लिखने लगोगे। ये मेरा वादा है। बट द ओनली थिंग इज कि कंसिस्टेंट होने चाहिए आप। अगर आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी है और हमें दिख रहा है कि शायद इस बार 3 साल का प्रैक्टिस रूल में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेंगे हमारे सीजीआई साहब, या तो रूल को हटा देंगे या टाइम को रिड्यूस कर देंगे, तो डेफिनेटली आप सब लोग एलिजिबल हो जाओगे जुडिशरी एग्जाम में अपेयर होने के लिए। और बहुत सारे स्टेट्स के एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं। तो अब आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के बाद आपको आंसर राइटिंग भी करनी है एंड मॉक टेस्ट। ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने आप को चेक करने के लिए। मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, बट मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप मॉक टेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कहीं ना कहीं आप दूसरे एस्पिरेंट से एक लेवल अप हो जाओगे अगर आप ये मॉक टेस्ट करते हो तो। टाइम मैनेजमेंट से पढ़ना है आपको। अपने आपको इतना ये करके चलना है कि मैं जो है 1 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन सीरियसली, ऑनेस्टली और कंसिस्टेंसी से पढ़ूंगा। चाहे मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मैं सीरियसली पढ़ूंगा, उस बीच में मैं रील्स नहीं चलाऊंगा। ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट आपको टाइम इंश्योर करवाता है कि आप टाइमली एग्जाम में पेपर कंप्लीट कर लो। ये आपकी एक्यूरेसी इंश्योर कराता है। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अब ये तो हमने बात कर ली क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। अब करनी कैसे है। ठीक है। तो आपने जब सिलेबस देखा, तो आपने सिलेबस देखकर ये डिसाइड कर लिया कि भैया बीएनएस आता है, बीएनएसएस आता है, बीएसए आता है। ठीक है, बीएसए आता है, सीपीसी आता है, कॉन्स्टी आता है। ठीक है, सीपीसी आता है, कॉन्स्टी ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आता है, एसआरए आता है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट आता है। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आता है एंड सो ऑन। ठीक है, डीवी एक्ट भी आते हैं कहीं पे पॉस्को एक्ट भी आता है एंड सो ऑन। ठीक है, सिलेबस से आपने लिस्ट निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, आपके पास जितना भी टाइम है माय डियर, इट डिपेंड्स ऑन कि आप कर क्या रहे हो। आप कोर्ट जा रहे हो, या आप हाउसवाइफ हो, या आप जो है कहीं कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे हो, या आप पढ़ा रहे हो, व्हाटसोएवर यू आर डूइंग। आपके पास पूरे दिन में सब कुछ करने के बाद बचते हैं 4 घंटे, या बचते हैं 3 घंटे, या बचते हैं 2 घंटे। आप उन 2 घंटों में सब्जेक्ट उठाओ। एक सब्जेक्ट आपको मेजर उठाना है और एक सब्जेक्ट आपको माइनर उठाना है। ठीक है, 1 घंटा मेजर पढ़ो, 1 घंटा माइनर पढ़ो, 1 घंटा मेजर पढ़ो, 1 घंटा माइनर पढ़ो। इससे डाइवर्सिटी भी होती है सब्जेक्ट्स में, और आप इजिली जो है अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर कर पाओगे। वरना एक सब्जेक्ट लेके बैठोगे, बीच में छूट जाएगा, फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। या फिर एक एक सब्जेक्ट करके करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा प्रिपरेशन में। इसलिए पैरेलल 2 सब्जेक्ट उठा के चलो, एक मेजर एक माइनर। सीपीसी के साथ लिमिटेशन पढ़ लिया। ठीक है, आपका बीएसए के साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया। तो इस तरीके से आप पैरेलल सब्जेक्ट्स पढ़ो, और पढ़ने के बाद बेरैक से पढ़ने के बाद नोट्स बनाओ। नोट्स आपके एग्जॉस्टिव होने चाहिए। नोट्स बनाने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की और आंसर राइटिंग की। ठीक है, और अगर आप जीएस जीके जैसे स्टेट्स को टारगेट कर रहे हो तो 1 घंटा और निकाल के रेगुलर बेसिस पे जीएस और जीके पढ़ो, क्योंकि उन स्टेट्स में जीएस और जीके जो है आपका वो डिसाइडिंग रोल प्ले करता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट कंसिस्टेंट रहना है। 1 घंटा चाहे क्यों ना पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको फॉलो करते हो ना, तो आपका जो है प्रॉपर वे में आप प्रिपेयर कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन को। आपकी जो ये स्ट्रैटेजी है वो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट लाके दिखाएगी। द ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहना है और ऑनेस्टी के साथ पढ़ना है। अगर आप सिर्फ इनटू प्रिपरेशन हो तो कम से कम आप 12 घंटे पढ़ो। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में हो तो कोई काम नहीं कर रहे हो, घर पे बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो मिनिमम 12 घंटे आपको पढ़ना है एग्जामिनेशन में। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप अपने हिसाब से, अपने डे के शेड्यूल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कितने घंटे पढ़ो। और उसमें भी आप चूज करो अर्ली आवर, मॉर्निंग में। पढ़ के घर से निकलो, पूरे दिन थक जाओगे, नौकरी करके आओगे, फिर नहीं पढ़ने का मन करेगा। तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, शाम को हद से हद बस रिवाइज कर सकते हो। तो इससे बेस्ट ये है कि मॉर्निंग शेड्यूल निकालो, 4 से 6 पढ़ के जाओ, 4 से 8 पढ़ के जाओ, रात में जल्दी सो जाओ। तो इस तरीके का अगर शेड्यूल बनाओगे तो डेफिनेटली एबल टू मैनेज, और आप
अपने कॉलेज के साथ तैयारी करना चाहते हो, नौकरी के साथ करना चाहते हो, आप कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर डिटर्मिनेशन, इट इज़ योर कॉल, इट इज़ योर ड्रीम। द ओनली थिंग इज़ कि बस थोड़ी-सी मेहनत और कंसिस्टेंसी। अगर आप इस तरीके से पैटर्न फॉलो करते हो, डेफिनेटली यू यू गोना सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन। नाउ आई वुड लाइक टू टेल कि हमारे पास यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए नवनीति 2.0 फाउंडेशन बैच है, जिसका प्राइस है 24,999 रुपए। यहाँ पे जो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए, वो सब आपकी यहाँ पे कवर अप कराई जाती हैं। मेजर लॉज, माइनर लॉज और स्टेट के लोकल लॉज भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, 15 स्टेट्स के। आपको प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाते हैं यहाँ पे। जनरल स्टडीज, जीके, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आपका इस बैच में कवर अप कराया जाता है। इसके अलावा लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलती है और मेजर लॉज के कंपाइल्ड नोट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इस बैच में मैं आपको अभी इंडियन पार्टनरशिप पढ़ा रही हूँ। तो इस बैच में आपके सारे मेजर लॉ, सारे माइनर लॉज और 15 स्टेट्स के लोकल लॉज भी कवर कराए जाते हैं। तो इस बैच में एनरोल करने के बाद आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जिससे आप अपनी एक स्मूथ प्रिपरेशन कर सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस कि क्या रेलेवेंट है, क्या इरेलीवेंट है। यहाँ पे हम आपको सब कुछ वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है, राइट। तो हमारा नवनिधि फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, आप चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू का ऐप। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। थैंक यू।